गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स अर्थात डीएनए अणु की रासायनिक के संबंध में अध्ययन करेंगे। डीएनए अणु की रासायनिक के संबंध में अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको एक पूरी ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं। सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका की खोज किया। इसके बाद एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवित कोशिका की खोज किया। सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक की सार्वभौमिक उपस्थिति का पता लगाया। अर्थात सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक की खोज किया। इसके बाद सन 1842 ईस्वी में नायगली नामक वैज्ञानिक ने जब विभाजित होती हुई पादप कोशिकाओं को देखा तो उन्होंने यह पाया कि यह जो कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं इनके केंद्रक में कुछ सूत्रवत संरचनाएं पाई जा रही हैं और वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने उन्हीं सूत्रवत संरचनाओं को क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र नाम दिया। यानी वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि यह जो गुणसूत्र होते हैं यह केंद्रक में पाए जाने वाली सूत्रवत संरचनाएं होती हैं। इसके बाद सन 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक माइखर नामक वैज्ञानिक ने मृत WBC अर्थात पश कोशिकाओं के केंद्रक के अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन से इस प्रकार का एक पदार्थ प्राप्त किया जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, सल्फर की मात्रा नहीं थी। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें सल्फर की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा नहीं होती है। इसके पूर्व यह माना जाता था कि प्रोटीन ही आनुवंशिक पदार्थ हैं और जो फ्रेडरिक माइखर नामक वैज्ञानिक ने WBC कोशिकाओं के केंद्रक के अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन से जो पदार्थ प्राप्त किया था जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, उस पदार्थ का नाम रखा उन्होंने न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नाम इसलिए रखा क्योंकि वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन से प्राप्त किया गया था। लेकिन इसके बाद जब अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इस न्यूक्लिन के केमिकल नेचर को देखा, उसके केमिकल नेचर की एनालिसिस किया तो पाया कि यह फ्रेडरिक माइखर नामक वैज्ञानिक ने जो न्यूक्लिन खोजा है यह तो एसिडिक नेचर का है, यह अम्लीय नेचर का है। और तब वही अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सन 1889 ईस्वी में उसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। इसके बाद सन 1893 ईस्वी में कोशल नामक वैज्ञानिक ने उस न्यूक्लिक अम्ल के अध्ययन में यह पाया कि इस न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन बेस हैं, पेंटोज शुगर हैं और फॉस्फेट ग्रुप हैं। थाइमस कोशिकाओं के केंद्रक के अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन से प्राप्त पदार्थ के अध्ययन के फलस्वरूप कोशल नामक वैज्ञानिक ने यह भी पाया कि यह जो न्यूक्लिक एसिड हैं इसमें डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप हैं। इसके बाद ईस्ट कोशिकाओं के अध्ययन के फलस्वरूप कोशल नामक वैज्ञानिक ने ही यह पता लगाया कि इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाए जा रहे हैं उसमें राइबोज पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस हैं और फॉस्फेट ग्रुप हैं। लेकिन जो थाइमस कोशिकाओं में नाइट्रोजन बेस पाए गए थे उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन थे। लेकिन जो ईस्ट कोशिकाओं में नाइट्रोजन बेस कोशल नामक वैज्ञानिक ने पाया उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल थे। इस तरह से यह निश्चित हो गया कि न्यूक्लिक अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं,
ऐसे न्यूक्लिक अम्ल जिसमें डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमिन पाए जाते हैं, उसे डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। परंतु वे न्यूक्लिक एसिड जिसमें राइबोज पेंटोज शुगर पाई जाती है और नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, वह आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। इस तरह से यह पता चल गया कि न्यूक्लिक अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। इसके बाद सन 1928 ईस्वी में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। 1928 के पूर्व यह माना जाता था कि प्रोटीन एक आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन जब न्यूक्लिक अम्ल की खोज हो गई और यह निश्चित हो गया कि न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है और यही न्यूक्लिक अम्ल गुणसूत्र का निर्माण करते हैं और गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, उस समय यह विवाद उत्पन्न हो गया कि प्रोटीन को आनुवंशिक पदार्थ माना जाए अथवा डीएनए को। लेकिन ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 ईस्वी में चूहों पर स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी नामक जीवाणु के अध्ययन के फलस्वरूप यह पाया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। फिर भी वैज्ञानिकों को शंकाएं होती थी कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है अथवा डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, परंतु सन 1952 ईस्वी में हर्शे और चेस नामक वैज्ञानिक ने इस विवाद को ही समाप्त कर दिया और सन 1952 में हर्शे तथा चेस नामक वैज्ञानिकों ने ई कोलाई यानी इशरिचिया कोलाई पर बैक्टीरियोफेज वायरस के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। उन्होंने यानी हर्शे और चेस नामक वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक विधि द्वारा बैक्टीरियोफेज का ई कोलाई नामक जीवाणु पर संकरण कराया और यह पाया कि जो बैक्टीरियोफेज के ऊपर प्रोटीन की खोल है यह बाहर ही रह जाती है, केवल उसका आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए ही ई कोलाई नामक जीवाणु में प्रवेश करता है। इस तरह से यह विवाद समाप्त हो गया कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है अथवा डीएनए। हर्शे और चेस नामक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। अब आइए हम लोग अध्ययन करते हैं कि डीएनए क्या है। रासायनिक दृष्टिकोण से डीएनए क्या है। रासायनिक दृष्टिकोण से डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का एक बृहत जैविक अणु है। डीएनए अणु का अणुभार 10 के पावर 6 से लेकर 10 की पावर 9 तक होता है, यानी यह एक बृहद जैविक अणु होता है। प्रोटीन से भी बड़ा, यानी डीएनए प्रोटीन से भी बड़ा बृहद जैविक अणु है और एक डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अतः डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इस डीएनए की मोनोमेरिक यूनिट है।
और यह बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं, जिसे डीएनए कहा जाता है। हमने आपको बताया है कि यह जो डीएनए होता है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में दो पदार्थ होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड होता है और दूसरा फास्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लिक अम्ल में उसका एसिडिक नेचर इसी फास्फेट ग्रुप पर उपस्थित आयंस के कारण होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप होता है। एक न्यूक्लियोसाइड में एक पेंटोज शुगर और कोई एक नाइट्रोजन बेस होता है, कोई एक नाइट्रोजन क्षार होता है। परंतु अब तक जो पेंटोज शुगर ज्ञात हुई हैं वह दो तरह की पेंटोज शुगर ज्ञात हुई हैं, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर और राइबोज पेंटोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज पेंटोज शुगर में मात्र अंतर इतना है कि दोनों ही तो पेंटोज शुगर है, दोनों ही 5 कार्बनी वाली शर्कराएं हैं, लेकिन कार्बन नंबर 2 पर इससे H और OH ग्रुप जुड़े रहते हैं राइबोज शुगर में, परंतु डीऑक्सीराइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पर केवल H और H ग्रुप ही जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन्स केवल जुड़े रहते हैं। मात्र इतना ही अंतर है, दोनों ही पेंटोज शुगर हैं। और जो नाइट्रोजन बेस ज्ञात हुए वैज्ञानिकों को, कोशल नामक वैज्ञानिक ने जो नाइट्रोजन बेस ज्ञात किया न्यूक्लिक एसिड में, उन्होंने यह पाया कि यह नाइट्रोजन बेस भी दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। कोशल नामक वैज्ञानिक ने यह भी पाया कि जो प्यूरिन्स होते हैं यह भी दो तरह के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन्स दो तरह के डीएनए में, प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए में भी दो तरह के पिरिमिडिन्स और आरएनए में भी दो तरह के पिरिमिडिन्स होते हैं, परंतु थोड़ा सा उसमें अंतर यह होता है कि डीएनए में साइटोसिन और थायमिन पिरिमिडिन्स होते हैं, लेकिन आरएनए में यूरेसिल होता है। अतः आरएनए में एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स तथा साइटोसिन और यूरेसिल पिरिमिडिन्स होते हैं, परंतु डीएनए में एडेनिन ग्वानिन जैसे प्यूरिन्स और साइटोसिन तथा थायमिन जैसे पिरिमिडिन्स होते हैं। अब यह बात क्लियर हो गई, कोशल के प्रयोगों द्वारा यह बात क्लियर हो गई कि डीएनए में केवल 4 तरह के नाइट्रोजन बेस के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वह हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। यह जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इन्हीं के न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, जिसे डीएनए कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं कि डीएनए में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। मैं केवल डीएनए की बात करूं तो डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में, मान लिया कि डीएनए में एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है, तो जब यह एडेनिन नाइट्रोजन बेस शर्करा से जुड़ता है तो वह एक न्यूक्लियोसाइड बनाता है। मैं यहाँ आपको यह बताऊं कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। जब पेंटोज शुगर से, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर से एक कोई नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है तो वह न्यूक्लियोसाइड
न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और जब इसी न्यूक्लियोसाइड से एक फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो वह एक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें कि यह डीऑक्सीराइबोज शर्करा है और इससे एडेनिन जुड़ रहा है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, और जब डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर यह नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो जल का एक अणु निकल जाता है, अर्थात यह एक डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन है। और जिस बंध द्वारा यह कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन बेस जुड़ता है उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर जब एडेनिन जुड़ जाता है तो वह परिवर्तित हो जाता है एडेनोसिन में, और यहाँ जो बॉन्ड बनता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन बेस के जुड़ने से जो बॉन्ड बनता है वह एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। यह एक न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब इस एडेनिन को बोलेंगे एडिनोसिन, यानी यह एडिनोसिन नामक न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तित हो जाता है। और जब इस एडिनोसिन से एक फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो यह न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से इस एडिनोसिन नामक न्यूक्लियोसाइड से कार्बन नंबर 5 पर एक फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, और जब कार्बन नंबर 5 पर एक फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो यह परिवर्तित हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में। चूँकि एडिनोसिन से कार्बन नंबर 5 पर यह फास्फेट ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको बोला जाएगा एडिनिलिक एसिड। और कार्बन नंबर पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पर जिस बंध द्वारा यह फास्फेट ग्रुप जुड़ता है उसको बोला जाता है फास्फोएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ दो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन बेस एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ करके न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है, और इस तरह से यह एडेनिन एडिनोसिन में परिवर्तित हो जाता है। और इस एडिनोसिन से शर्करा के कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, और जिस बॉन्ड द्वारा जुड़ता है उस बॉन्ड का नाम है फास्फोएस्टर बॉन्ड। फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बनने में 2 बॉन्ड बनते हैं। डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन बेस जुड़ने से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और इससे शर्करा के कार्बन नंबर 5 से फास्फेट ग्रुप जुड़ने से फास्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। अब यह एडेनिन का एक न्यूक्लियोटाइड बन गया जिसको एडिनिलिक एसिड कहा जाता है। इसी तरह से ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के भी न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। एडेनिन से एडिनोसिन बन जाता है, और जब उससे फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वह एडिनिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से ग्वानिन जब पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा तो यह परिवर्तित हो जाता है ग्वानोसिन नामक न्यूक्लियोसाइड में, और जब इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट अणु जुड़ता है तो यह परिवर्तित हो जाता है ग्वानिलिक एसिड में। ठीक इसी प्रकार से यह प्यूरिन्स, थायमिन्स और साइटोसिन भी जुड़ते हैं। साइटोसिन भी डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ करके एक जो न्यूक्लियोसाइड बनाता है उसे
सीन कहा जाता है। परंतु यह थाइमोसिन में कार्बन नंबर 5 पर जब फास्फेट और जुड़ता है तो यह एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित हो जाता है और थायमिन के उस न्यूक्लियोटाइड को थायमिडिलिक एसिड कहा जाता है। इसी तरह से यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल के भी न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, लेकिन डीएनए में यूरेसिल पाया नहीं जाता, इसलिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इस डीएनए में पाए जाते हैं। परंतु एक बात यहाँ और ध्यान देने योग्य है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार जुड़ता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ता है तो बीच में यह फास्फेट ग्रुप उन दोनों के को लिंक करने में सहायता करता है और यहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 के बीच यह फास्फेट ग्रुप एक ब्रिज का कार्य करता है और यहाँ जो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्ड बनता है उसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड अर्थात फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है। ठीक इसी प्रकार से डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ते जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला बनती जाती है। डीएनए की अथवा आरएनए की कितना हो लंबी श्रृंखला बन जाए, परंतु उसके एक छोर पर सदैव कार्बन नंबर 5 खाली रहता है और दूसरे छोर पर सदैव कार्बन नंबर 3 खाली रहता है। अतः यह जो श्रृंखला होती है इसको 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में कहा जाता है। अर्थात जो यह सूत्र बनते हैं यह डायरेक्शनल होते हैं और इसमें फास्फेट और पेंटोज शुगर उसके एक ब्रिज का कार्य करते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इससे जुड़े रहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, यह इसके पार्श्व भाग में 90 अंश के कोण पर जुड़े रहते हैं। अतः डीएनए में उसके क्वाइल होने का यही एकमात्र कारण है और डीएनए के सूत्र में उपस्थित यह फास्फेट ग्रुप के आयंस के कारण ही उसकी अम्लीयता होती है। परंतु आप यह भी जानते हैं कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अतः डीएनए में एक डायरेक्शन 5 प्राइम 3 प्राइम के में होता है और इसका दूसरा वाला भाग उसके एंटी पैरेलल इस तरह से होता है और दोनों एक दूसरे में ऐंठे रहते हैं। अतः डीएनए के दोनों ही सूत्र एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में रहता है तो दूसरा 3 प्राइम 5 प्राइम के डायरेक्शन में रहता है। परंतु इस एक सूत्र का एडेनिन, डीएनए में एक सूत्र का एडेनिन सदैव थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा और ग्वानिन सदैव साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इस तरह से एक लंबी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनती जाती है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीएनए के संबंध में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।